अस्सलाम वालेकुम जी। अब हमारा टॉपिक है पुलिस रूल्स 1934 के। पुलिस के जो रूल्स के स्पेसिफिक हमारा टॉपिक उस चैप्टर्स हैं। चैप्टर 22 है और इस जो पुलिस स्टेशन को डील करता है कि पुलिस की हायरार्की वगैरह जो है उनकी हमें बताई हुई हैं डिटेल्स के, उनके रजिस्टर कौन से होते हैं, हायरार्की क्या है। और फिर चैप्टर 24 टू 26 तक यानी 24, 25 और 26 तीन चैप्टर वो हैं और एक चैप्टर 22 है। चार चैप्टर टोटल हमारे सिलेबस में है। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन चंद ही बनते हैं। पुलिस स्टेशन के बारे में आपने जो रूल, मैं बस आपको कंसेप्ट बताता जाऊंगा, ये रीड आप लोगों ने खुद ही करने हैं। कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ये जनरल सी बात है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं। कौन सा होता है? एसएचओ को कहते हैं, कोई भी सब इंस्पेक्टर को लगा सकते हैं। ये जनरल मोटी मोटी बातें हैं, इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ नहीं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई होता है। स्टेशन क्लर्क जिसे कांस्टेबल कहते हैं। और ड्यूटीज एज स्टेशन क्लर्क, ड्यूटीज ऑफ स्टेशन क्लर्क ये आपने जरूर करनी है। 22.4 से ये शुरू हो रही हैं और ये 22.7 तक आ रही है। ये लाजमी करना है आपने। कि एज ए अकाउंटेंट उसकी क्या ड्यूटी है, स्टेशन क्लर्क की ड्यूटीज एज ए क्लर्क क्या है, उसकी रिकॉर्ड कीपर है वो, और कस्टोडियन ऑफ प्रॉपर्टी है। इसकी डिटेल्स इनके अंदर लिखी हुई हैं। वो लोग आप खुद पढ़ेंगे कि उसकी कौन कौन सी ड्यूटीज हैं और क्या क्या है। जो सबसे इसमें आगे, बाकी आपसे इतना कोई खास नहीं पूछने वाली इसमें जो भी बात, यानी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इस चैप्टर में इतनी नहीं है। सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन एक ही है, पुलिस रजिस्टर्स। वो आपसे पूछते हैं कि जो पुलिस के रजिस्टर्स हैं वो कितने हैं। और ये 22 से 44 में है, जनरल ऑर्डर रिगार्डिंग स्टेशन रजिस्टर्स। और इसके बारे में रजिस्टर्स के वो नाम भी आपसे पूछ लेते हैं कि आप उनके बारे में नाम लिखें, या किसी स्पेसिफिक रजिस्टर के बारे में भी कह सकते हैं कि आप उसके बारे में कुछ लिखें। तो आपने जो रजिस्टर होंगे इनको लाजमी करना होगा। इनको मैं चल के थोड़ा सा आगे करवा भी देता हूँ आपको, इनके नाम जो दिए हुए हैं इन्होंने। इसमें ये रजिस्टर उन्होंने दिए हैं कि एब्सकॉन्डर का रजिस्टर होगा, डिजर्टर का रजिस्टर होगा, डेली डायरी होगी, और इसमें रोल कॉल का रजिस्टर होगा, और जो रिकवरी के रजिस्टर होंगे, जो लोग कन्विक्टेड ऑफेंडर्स हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, उनके रजिस्टर होंगे कि इनमें कौन कौन से हैं। एफआईआर का रजिस्टर होगा, रोजनामचा का रजिस्टर होगा। तो ये बाकी डिटेल आप लोगों ने खुद इसमें देखनी है कि रजिस्टर नंबर 1 से रजिस्टर नंबर 19 तक टोटल 19 रजिस्टर है। ये आपने याद रखना है कि टोटल रजिस्टर 19 है। 22 या 45 में जाके आप लोग पढ़ेंगे कि इसके टोटल जो रजिस्टर्स हैं वो 19। और 19 में से कम अज कम आपने 10 से 12 के नाम जरूर याद रखने हैं, कि ताकि आपको पता हो कि आपको रजिस्टर पूछें तो आप लिख सकें उसमें। ये नहीं कि आपको कोई रजिस्टर के नाम ना लिखने आए, तो उन रजिस्टर के नाम को आपने याद करना है कि वो रजिस्टर किस किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं और कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है 26, 24 सॉरी। ये इंफॉर्मेशन तो पुलिस का है कि पुलिस के पास वो इंफॉर्मेशन सारी वही है, 154 वाली, 154 वाली, सारी बातें लॉ की जो सीआरपीसी वाली हैं वो ही रिपीट की गई हैं इनमें। यानी कोई नई बात इनमें इतनी खास नहीं है। और रजिस्टर का जो रूल था वो मैं थोड़ी दोबारा एक भूल गया। 22/45 जो रूल है उसको अच्छे से करना है आपने। 22/45 यानी, हाँ मैंने उसको हाईलाइट करवाया है कि ये जो रजिस्टर का रूल है इसको आप लाजमी अच्छे से करेंगे। कि इसमें रजिस्टर कितने हैं, उनके नाम भी याद करने हैं, और किस किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। आगे उनकी फिर फर्दर एंड पे जब आप जाएंगे उस यानी बुक के डिटेल के एंड पे, तो वहाँ पे सारी उनकी डिटेल भी दी हुई है कि ये रजिस्टर किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो उनको भी आपने पढ़ना लाजमी है, उन रूल्स को। सिर्फ इस चैप्टर में, चैप्टर 22 में, सिर्फ आपसे रजिस्टर के नाम ही पूछे जाएंगे और ड्यूटीज ऑफ क्लर्क, बस। बाकी इसमें कुछ खास नहीं। 24 में वो कहते हैं कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन हाउ रिकॉर्डेड, एफआईआर लिखी कैसे जाएगी। वो 154 में है कि पुलिस ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन आएगी किसी ऑफेंस की, जबानी आएगी तो वो खुद उस पर लिखेगा, रिटर्न आई है तो उसकी साइन करवा के जो कंप्लेनेंट है तो फिर उसको दर्ज कर देगा, एफआईआर के रजिस्टर में दर्ज करेगा। एफआईआर के रजिस्टर की
जो है 4 कापियां होंगी, एक थाने में रहेंगी, एक एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास जाएगी, एक मैजिस्ट्रेट को भेजेंगे और एक कंप्लेनेंट को देंगे। 4 कॉपीज होंगी। ये 154 वाली 24.1 इसमें। और 24.7 ये इंपॉर्टेंट है, कैंसलेशन ऑफ केसेस के एफआईआर को खारिज करना, इखराज रिपोर्ट। इखराज रिपोर्ट को लाजमी आपने पढ़ना है कि केस में जब डेफिशिएंट एविडेंस होगा, मैटर कोई सिविल मैटर है या कोई नामालूम पर्चा था, अननोन अक्यूज थे, उसमें अक्यूज का पता ही नहीं चला, तो उसकी कैंसलेशन रिपोर्ट फिर बनाते हैं, उसको अदम पता करके उसकी कैंसलेशन रिपोर्ट। और अगर कोई सिविल केस है तो उसकी भी इखराज रिपोर्ट, कोई फेक केस है, झूठा केस है, तो उसकी भी इखराज रिपोर्ट, उसे कहते हैं कैंसलेशन ऑफ केसेस। तो कैंसलेशन रिपोर्ट बना के थ्रू सीनियर ऑफिसर फॉरवर्ड करवाई जाती है, यानी एसपी के थ्रू फॉरवर्ड करवाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली डीएसपी के थ्रू करवाई जा रही है, जो कि मैजिस्ट्रेट के पास जाती है। मैजिस्ट्रेट फिर उस केस पे इखराज रिपोर्ट पे उसकी मर्जी है तो एग्री करे या डिसएग्री करके केस की कॉग्निजेंस ले ले, ये मैजिस्ट्रेट की पावर है। तो ये जो एग्री करने का ऑर्डर है या डिसएग्री का ऑर्डर है, ये दोनों क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हैं, इसमें कोई उसका जुडिशियल ऑर्डर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। तो वो ऑर्डर कोई रिवीजन में चैलेंज नहीं होगा, वो रिट पिटीशन में चैलेंज होगा, क्योंकि जुडिशियल ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के खिलाफ डायरेक्ट रिट पिटीशन होती है, रिवीजन नहीं हो सकती। तो ये जो कैंसलेशन ऑफ केस है, ये मैजिस्ट्रेट ने फाइनली करना होता है। अगर मैजिस्ट्रेट एक केस कैंसिल कर देता है, उस पर एग्री कर लेता है उस रिपोर्ट पे, तो फिर वापस थ्रू डीएसपी वो पुलिस स्टेशन जाएगी और पुलिस स्टेशन वाले उस एफआईआर पे लाल लकीर फेर देंगे कि ये एफआईआर कैंसिल हो चुकी है, और ये कैंसलेशन का प्रोसीजर यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। और इसमें रजिस्टर के बारे में आगे बात है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का रजिस्टर होगा, पेटी ऑफेंसेस का होगा, पेटी ऑफेंडर ऑफेंसेस होंगे कि कौन कौन से यहाँ छोटे जुराइम हैं उनके बारे में इजलाज। और इसमें बस यही है इस चैप्टर में, बाकी इसमें कुछ खास बात पूरे चैप्टर में नहीं। 25 पावर टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर भी बहुत अहम है। इन्वेस्टिगेशन के वही 155 वाली बात कि कौन से ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, सारी सीआरपीसी की बातें रिप्ले यानी रिप्रोड्यूस होगी, वही सारा कंसेप्ट होगा इसमें कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, नॉन कॉग्निजेबल के लिए मैजिस्ट्रेट से इजाज़त लेंगे, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की पावर क्या है, वो इन्वेस्टिगेट करे, किसी को अरेस्ट करे, यानी विदाउट वारंट, कॉग्निजेबल केस है तो विदाउट वारंट को अरेस्ट कर सकता है। और ऑप्शनल इन्वेस्टिगेशन भी हम पढ़ के आए हैं कि सीआरपीसी में ये पावर हासिल है पुलिस ऑफिसर को कि वो किसी छोटे से मुकदमे की चाहे तो वो उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन ना करे। मेडिको लीगल ओपिनियन जहाँ पे लिखी हुई है, जिसे हम एमएलसी कहते हैं, किसी का मेडिकल करवाना, ये पुलिस रूल्स के तहत ही है, अदरवाइज और किसी लॉ में प्रोवाइडेड नहीं है। हालांकि सीआरपीसी में होना चाहिए, वो रेप विक्टिम्स के लिए उन्होंने 164 बी वगैरह डाला हुआ है, लेकिन और कोई नहीं है। और स्टेटमेंट रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी, ये सारी वही बातें उनको जो है। डाइंग डिक्लेरेशन कौन लिखेगा, यानी पुलिस वाले भी लिख सकते हैं, अगर कोई और अवेलेबल ना हो तो 2 पुलिस वाले मौजूद होने चाहिए, तो उनकी डाइंग डिक्लेरेशन भी लिखी जा सकती है। प्रोसीजर सारा वही है सीआरपीसी वाला, सोई सेम वही बातें जो है रिपीट की गई हैं यहाँ पर। और ये आपसे डाइंग डिक्लेरेशन वगैरह क्यूएस में पूछा जाएगा, पुलिस रूल का नहीं पूछा जाएगा। कन्फेशन को भी पढ़ लें ताकि आपके पास एक मटेरियल अच्छा आ जाता है। कन्फेशन जब आप क्यूएसओ का लिखेंगे तो मटेरियल ये भी ले सकते हैं आप। सीआरपीसी में इंक्वेस्ट लिखेंगे, इंक्वेस्ट रिपोर्ट के मौके पे जाके जो इन्वेस्टिगेट जो कोई मर्डर वगैरह हुआ है तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट उसकी बनाई है उन्होंने मर्डर की, तो वहां पे भी काम आ मटेरियल काम आता है। बस इसका यहाँ से वो ये नहीं पूछते कि स्पेसिफिकली पुलिस रूल के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वेस्ट है वो लिखे, तो ऐसा नहीं। 164 की स्टेटमेंट, 174 की डिसइंटरमेंट भी जरूर कीजिएगा। ये आपका 176 सेक्शन सीआरपीसी के साथ लिंक है, जिसे एक्सह्यूमेशन भी कहते हैं, कब्र कुशाई। तो कब्र कुशाई का प्रोसीजर इसमें 25 है या 34 में दिया हुआ है, तो इसको लाजमी पढ़ लीजिएगा। बाकी इसको ना भी पढ़ें तो कोई मसला नहीं। अगला है जी अरेस्ट, एस्केप एंड कस्टडी। अब इसमें जनरल पावर ऑफ अरेस्ट सेक्शन 54 में भी दी हुई है, 55 में, 57 में, कि किस तरह अरेस्ट करना है। सर्च वारंट भी आपने पढ़े हैं कि सर्च किस तरह कर सकते हैं। ये लॉकअप्स का ज़रूर कीजिएगा,
ये जुडिशियल लॉकअप कौन से हैं और पुलिस लॉकअप कौन से हैं? पुलिस लॉकअप वो है जहाँ अक्यूज फिजिकल कस्टडी पे होता है, फिजिकल रिमांड पे होता है। और जुडिशियल लॉकअप जब जज की कस्टडी में है, अक्यूज जुडिशियल हो चुका है। आइडेंटिफिकेशन परेड ये लाजमी पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अक्यूज के आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो कैसे होगी, इसके साथ आर्टिकल जो है 22 आपने मिला के पढ़ना है, जो QSO का है। इस पे एक केस है, कंवर अनवर अली केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और सारा इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूज का पूरा प्रोसीजर बताया गया है आइडेंटिफिकेशन का। उस केस ला को भी साथ पढ़ लें तो अच्छा है। कंवर अनवर अली केस में ग्रुप में भेज भी दूंगा। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन एक आता है वो आ जाता है अरेस्ट ऑफ डिजर्टर का। उनको कैसे अरेस्ट किया जा सकता है, अरेस्ट ऑफ वुमेन का। और अरेस्ट आता है यहाँ पे जो होगा, ये बीमार लोग हैं उनको कैसे अरेस्ट किया जाना है। कि अरेस्ट ऑफ डिजर्टर जनरल जिस तरह CRPC में पावर है कि उसी तरह ही अरेस्ट किया जा सकता है। वुमेन को कि वुमेन ही अरेस्ट करेगी। और शाम के बाद और सुबह से पहले तक उसको कहीं बाहर नहीं ले जाया जा सकता, वो जेल में ही रहेगी। बेल एंड रिकॉग्निजेंस वही हैं, सारे CRPC वाली बातें हैं इसमें। हाँ, अरेस्ट ऑफ सिक और वुंडेड पर्सन, ये एक ही अरेस्ट है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन वो बना देते होते हैं, अरेस्ट ऑफ डिजर्टर, डिजर्टर, वुमेन, वुंडेड पर्सन, वुंडेड एंड सिक पर्सन, इसके बारे में लिखेंगे। तो अरेस्ट एंड सिक एंड वुंडेड पर्सन सिंपल है कि जिस तरह अरेस्ट किया जाना है उसको अरेस्ट कर लेंगे, अगर वो ज़्यादा बीमार है तो उसको अस्पताल ले जाएंगे, उसका इलाज करवाएंगे। बस, इसमें और कुछ भी बात खास नहीं है। ये चैप्टर 26, इसमें ये बात पूरी हो जाती है, इसमें कोई और चीज़ खास नहीं है। कोई क्वेश्चन हो तो बताएं जी। नहीं सर, थैंक यू सर। सर ये जितना भी डिटेल मतलब काफी जाहिर है सीआरपीसी के साथ लिंक्ड है, दैट मीन्स ये क्रॉस रेफरेंस सीआरपीसी के बन रहे हैं और सीआरपीसी के भी इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। जी, लेकिन इससे वो लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं देते होते, सिर्फ एक पुलिस लॉन्ग क्वेश्चन वो देते हैं जो एक उस स्पेसिफिक जो एक्ट है उसके रिलेटेड बात करता हो, और जो बात ही CRPC का कर रहा हो जो एक्ट, तो उसके बारे में वो नहीं पूछते, वो फिर CRPC से पूछते हैं। अब इससे आपसे पूछेंगे पुलिस सर रजिस्टर्स और स्टेशन हाउस जी क्लर्क की ड्यूटीज क्या है। और फिर आपको इसमें से पूछ लेंगे जी, कैंसलेशन ऑफ FIR भी पूछ सकते हैं, वो कोई 2-4 नंबर का ही आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब इसमें अरेस्ट जी ऑफ जो सिक पर्सन, वोंडेड, और इनकी ये एक अलहदा कैटेगरी बन जाती है, तो यहाँ से वो पूछेंगे अरेस्ट ऑफ वुमेन पुलिस रूल से। बाकी इसमें से कुछ नहीं जी। पूछेंगे आपको। जो ये सर लेकिन जैसे कि एग्जीक्यूटिव है या जी इंक्वायस्ट वगैरह वही, है, ये CRPC से ही पूछेंगे आपसे। और जो सर वहाँ सीआरपीसी में आप इसका क्रॉस रेफरेंस दे सकते हैं पुलिस रूल्स का, जैसे आपने एक दफा लिखवाया भी था शायद, कैंसिलेशन ऑफ हाँ, केस लाजमी दे सकते हैं, देना चाहिए। देना चाहिए। जी जी। हाँ जी। तो जहाँ जहाँ इसके ये कर रहा है लिंक वहां पे ये क्रॉस रेफरेंस डाल दें। जी बिल्कुल। इसके रजिस्टर जो है ना, पुलिस रजिस्टर, ये आपने लाजमी करने हैं अच्छे से। जी हाँ जी, बाकी इनमें कोई इतनी खास बात नहीं है, थोड़ा बहुत इनको पढ़ लें। CRPC वाली बात है ना, इसकी प्रोविजन आपसे पूछते नहीं है वो। 24.7 की प्रोविजन पूछे तो ये एक ही पूछेंगे और कुछ भी नहीं पूछे। बस जी, हमारा यहाँ तक तो फिर खत्म हो गया। आपको क्वेश्चन हो तो बताइए। थैंक यू सर। हाँ, क्योंकि अब प्रेफरेबली वो या थैंक यू तो सर। आपसे रजिस्टर पूछेंगे या सीधा पुलिस ऑर्डर पे जाएंगे। पुलिस ऑर्डर के जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस की ड्यूटीज, ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी, बाकी कुछ पढ़े ना पढ़े, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ें। क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी के बाद ऑफेंसेस, अनक्लेम प्रॉपर्टी वाला 135 वाला, ऑफेंसेस वाला 155C वाला, बस इतना इनफ है। MCQ भी उन्हीं में से आएंगे। कोई क्वेश्चन जी हो तो सर। बता दीजिए जी। नो सर। चले। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। हाफिज।